नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। आई होप आप लोगों ने अब तक का सारा कंटेंट अपने अंदर संभाल लिया होगा और आत्मसात कर लिया होगा कि क्या और कैसे हम लोग को पढ़ना है। 27वां लेक्चर आज है, मतलब 26 लेक्चर हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टेट आपकी हो चुकी है जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, तो होपफुली अब आप लोग जो है इलेक्ट्रोस्टेट के लिए सक्षम हो चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। ईएमटी के अंदर अभी कुछ दिन से क्या है, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तबीयत को लेके, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा सही से वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। आज भी होपफुली मैं वीडियो बना पाऊँ ऐसा लगता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रोस्टेट बहुत ज़रूरी है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टेट जो होता है ये कम से कम 3 से 4 सवाल लेता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, सीएसआर, नेट, कैट, जेस्ट, पीएसजी एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर जितने भी टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं ना बेटा, इन सभी एग्ज़ाम्स में इलेक्ट्रोस्टेट का बड़ा भारी रोल होता है, 3 से 4 सवाल का। इसके अलावा भी आप ऐसे मान लीजिए कि ईएमटी में सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रोस्टेट ही है। तो चलिए, ये डाइपोल मोमेंट की बात मैं कर चुका था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आप लोगों को ध्यान हो, अगर आप लोगों ने करे हो कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन किया हो, तो ये मैंने शायद आपको करवाया था। ठीक है, और ये लास्ट का कुछ था, मैंने कहा था एक लाइन लिख लेना कि अगर डाइपोल मोमेंट जो है ज़ीरो होता है, ठीक है, तो हम लोग ओरिजिन की चॉइस कहीं भी कर सकते हैं। अब मैं एक बार नोट डलवा के एक बार सारा कुछ रिवीजन आपको करवाता हूँ, बहुत दिन हो चुके हैं क्योंकि, और इतना कुछ पढ़ने के बाद रिवीजन करना बड़ा ज़रूरी है। तो एक नोट डाल लीजिए, लिखिए मोनोपोल एंड डाइपोल टर्म्स। मोनोपोल एंड डाइपोल टर्म्स, इन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल, ये तो सब मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे तो, बट ये जस्ट आपके रिवीजन के लिए है। के क्यू क्यू जो होता है वही मोनोपोल मूवमेंट कहलाता है, जहाँ पर क्यू नॉर्मल चार्जेस है, जितने चार्ज अवेलेबल होंगे उन सबका सम होगा, बिकॉज सुपर पोजिशन तो काम करेगा ही करेगा। पोटेंशियल भी मैं आपको बता चुका हूँ, डाइपोल का क्या होता है शायद आपको याद आ जाना चाहिए कुछ दिनों बाद, कि डाइपोल मूवमेंट और जिस डायरेक्शन में आपको निकालना डाइपोल का डायरेक्शन, अपॉन जिस डिस्टेंस पर आपको निकालना है वो सब। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम लोगों ने ये काम किया था, 1/4 पाई करके आर स्क्वायर को बाहर निकाल के और इंटीग्रेशन को लेके समेशन ऑफ आर प्राइम और दिस प्राइम एंड डी टू प्राइम, मतलब प्राइम मतलब वो लोकेशन जहाँ पे बेसिकली चार्ज रखा होता है। यहाँ पर मैंने आपको डाइपोल मोमेंट का भी कुछ बताया था। डाइपोल मोमेंट जो था, अगर मैं थोड़ा सा इसको हटा के यहाँ लिखना चाहूँ डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट का काम हम लोग कर चुके थे। फॉर द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन देयर विल बी क्यू आई एंड आर आई, एंड फॉर द कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दे शुड बी रो आर। और हाँ, अगर वेक्टर फॉर्म में है तो फिर तो हमको वेक्टर लगाना पड़ेगा दोनों के बीच में, नहीं है तो फिर cos थीटा का इंक्लूजन होता है। ठीक है ना, वैसे मैंने वेक्टर फॉर्म लिखी है तो यहाँ वेक्टर लगेगा, और वेक्टर फॉर्म लिखी है तो यहाँ भी एक्चुअली क्या है कि वेक्टर फॉर्म जब आती है ना, तो यहाँ पे आर कैप डॉट भी करना पड़ता है हमको ना। तो आर कैप डॉट जब कर देते हैं तो थीटा जो है वो इस डॉट में
समाहित हो जाता है, इसीलिए फिर आपका जो है ये केवल आर डॉट डी टो बचता है। अदरवाइज डॉट नहीं लगाओगे देन दिस इज द स्केलर फॉर्म, but when you write the vector form then you should mention the uh, dot between the two vectors. Okay, now I'm writing the vector form, so I just include this dot and eliminate the cos theta part. Okay, but when you write the scalar form, just like this is the scalar form of dipole moment, then you should include the cos theta part, and this is the dipole moment. Okay, and every notation is shown in terms of prime notation because the source the source is placed at prime position, like so we use generally prime positions. Okay, अब थोड़ा सा सवाल और कर लेते हैं, हम थोड़े सवालों को आगे बढ़ाते हैं। कुछ फॉर्मूले तो ऊपर लिखे हुए, आई होप वो फॉर्मूले आपको याद हो गए कि यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, मतलब कि यूनिट वेक्टर्स का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन क्या होता है। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी ये डायग्राम आपको दे रखा है, यहाँ पे कहीं पे पी पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे इसने आर बोला हुआ है और इसको बोला हुआ है प्लस क्यू चार्ज एक यहाँ रखा हुआ है और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है और दोनों सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं ओरिजिन से। ये हॉरिजॉन्टली एल डिस्टेंस पर है और ये वर्टिकली एल डिस्टेंस पर है और सेंटर पे जो है माइनस टू क्यू चार्ज है। हालांकि सेंटर है कि नहीं बाद में फैसला करेंगे बिकॉज पहले इसका वो मूवमेंट देखना पड़ेगा ना। तो ये थीटा एंगल है। तो खैर मोनोपोल मूवमेंट तो स्टार्टिंग में दिख रहा है कि जीरो आएगा, क्योंकि मोनोपोल मूवमेंट जो है वो समेशन ऑफ चार्ज होता है। सो मोनोपोल मूवमेंट की अगर बात करें तो वो तो लग ही रहा है कि जीरो आएगा। समेशन ऑफ क्यू आई जब हम लोग करते हैं तो देख लो सारे चार्ज को ऐड कर दो, पहले क्यू चार्ज है, फिर टू क्यू चार्ज है, फिर क्यू चार्ज है, तो लग रहा है कि जीरो आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल अगर हम लोग निकालेंगे भी सही मोनोपोल मूवमेंट की वजह से, वो भी जीरो ही आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब डाइपोल मूवमेंट लेने के लिए ओरिजिन आप लोग कहीं पर भी ले सकते हो, कोई आपके लिए ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि आपको कहीं भी लेना। बट नॉर्मली हम लोग जो समझते हैं, जो करते हैं कि जहाँ पे दो लाइनें आके मिल रही है वहीं पे हम लोग ओरिजिन को ले लेते हैं। ठीक है, वो कोई गलत चीज़ नहीं है, जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ आप ओरिजिन को ले लेना है। ठीक है, एज यू वांट। तो मैं ले लेता हूँ बीच में ओरिजिन, जहाँ पर माइनस टू क्यू चार्ज रखा हुआ है, वहाँ पर कोई एक बार हम लोग ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए, तो डाइपोल मोमेंट निकाला है। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू आई एंड आर आई वेक्टर, क्यू आई एंड आर आई वेक्टर एंड समेशन मतलब पहला चार्ज देख लो, हमने ओरिजिन बीच में मान लिया है, सारी डिस्टेंस यहीं से नापी जाएगी ना बेटा। तो पहला चार्ज प्लस क्यू है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ रखा हुआ है वाई डिस्टेंस पर, तो एल जे के। दूसरा चार्ज माइनस टू क्यू है जो खुद ओरिजिन पे रखा हुआ है, और तीसरा चार्ज प्लस क्यू है जो कि एल आई के पे रखा हुआ है। सो दिस शुड बी क्यू एल एंड आई के प्लस जे के। तो
तो ये बहुत आसान चीज है, बताओ। अब इसका अगर आप डाइपोल मोमेंट निकालते हो, वी ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो ये कितना आ जाएगा डाइपोल मोमेंट की वजह से, डाइपोल की वजह से कि हम लोग वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं इसकी, जो कि भी आपको मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले। तो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है ये आप समझो है। तो ओरिजिन से ये r दूरी पर है, इसलिए r डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ पर हमको मिल जाएगा। अब बच्चों एक समस्या इसमें ये है कि आप जब p लिख रहे हो तो p लिख रहे हो आप i कैप और j कैप में, p आप लिख रहे हो i कैप j कैप में और डॉट लगा रहे हो r कैप का। तो एक तो पोलर सिस्टम का कोऑर्डिनेट हो गया और बाकी आप कार्टेशियन के काम में ले रहे हो, ये तो नाइंसाफी है ना बेटा। तो हमको पोलर को कार्टेशियन में चेंज करना होगा। अब देखो मैंने आपको बखूबी बहुत अच्छे अच्छे पोलर, और देखो ये 2D में दे रखा है, 2D में दे रखा है। तो अगर 2D में देखा जाए तो हम जानते हैं 2 डायमेंशनल सिस्टम पोलर सिस्टम होता है। तो 2D में जब पोलर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर ये r डिस्टेंस होती है, ये x होता है, ये y होता है। तो ये हम लोग बचपन से जानते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा। अगर हम लोग पोलर की बात करें, ये थीटा एंगल होता है, तो ये x और ये y अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा होता है। ये सब तो क्या पता है आपको, पोलर सिस्टम की सारी बातें आपको पता है, ठीक है। तो हम जब r वेक्टर लिखते हैं पोलर सिस्टम में तो क्या लिखते हैं, x i कैप प्लस y j कैप, फिर हम लोग इसमें r वेक्टर लिखते हैं तो r cos थीटा i कैप प्लस r साइन थीटा जे कैप, ऐसा कुछ करते हैं। फिर r वेक्टर अपॉन r, जिसको हम लोग r कैप बोलते हैं। तो ये जब आता है तो ये बचता है केवल cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा, सिंपली निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, आई कैप जे कैप की नहीं। अगर एक और तरीका देखो, ये मैंने आपको याद करवाया ही था, इसमें आप लोग जब इसको इक्वेशन फॉर्म देंगे तो ये आर कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप साइन थीटा कोस फाई और जे कैप साइन थीटा साइन फाई, ऐसा कुछ करके फिर ये कोस थीटा और वो सब चलता रहता है। मतलब उस फॉर्म में हम लोग लेंगे नहीं कि इसको उठा के यहाँ रखना पड़ेगा ना, इसको उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। तो आर कैप बराबर आई कैप जे कैप क्या होता है, एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ। थीटा जो है ना, अगर स्फेरिकल से पोलर में आते हैं तो गायब करना पड़ता है, गायब मतलब भूल जाओ कोई थीटा भी था। और फाई जो है ना वो अब थीटा का काम करता है। कारण क्या है कि यहाँ फाई की लिमिट क्या होती है, 0 से 2 पाई, और जब हम पोलर में आते हैं ना तो वहां भी 0 से 2 पाई लिमिट रहती है इसकी। तो अगर स्फेरिकल को पोलर में कन्वर्ट करना है तो ये कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। इसीलिए आप देखो जो थीटा वाली टर्म्स है उनको आप गायब कर दो, उनको आप गायब कर दो, है ना। तो जो फाई है उसको थीटा में कन्वर्ट कर दोगे तो कोस थीटा आई कैप एंड साइन थीटा जे कैप इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी ये थीटा गायब हो गया ना आपका, ये सारे चेंज हो गए, समझ आई बात। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग धीरे धीरे करते करते सीखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया बस कि ये सब होता है। बाकी नॉर्मल जो इजी तरीका है, जो एक्चुअल मेथड है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट पोलर यूनिट वेक्टर टू दी spherical और सॉरी हाउ टू कन्वर्ट द कार्टेशियन टू पोलर। तो ये सब चीजें हैं, ये स्फेरिकल से पोलर में कन्वर्ट करने की मैंने आपको तरीका भी समझा दिया है, ठीक है। अब हम हमारे एक्चुअल चीज पे आते हैं, जो हमारा एक्चुअल प्रेजेंटेशन चल रहा है ये वाला। तो यहाँ पर हमारा क्या है मुद्दा कि डाइपोल की वजह से हमको पोटेंशियल निकालना है। तो हमारे पास K है, Q है, L है अपॉन आर स्क्वायर है। मैं जब यहाँ पे रखूंगा तो आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, आई कैप डॉट आई कैप मतलब कोस थीटा बचेगा, और जे कैप का जे कैप से डॉट होगा तो बचेगा केवल साइन थीटा।
this is the answer of your question. So you can choose your answer in a very simple way. मैं अब इसमें क्वार्टर पोल क्यों नहीं कर रहा हूँ बच्चों? देखो, अगर डाइपोल उपस्थित होता है तो क्वार्टर पोल की और ऑक्टापोल हेक्सापोल की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि डाइपोल मोमेंट के कंपैरिजन में क्वार्टर पोल का वैल्यू नेग्लिजिबल सा होता है। तो सवाल में अगर दिया हुआ है तो हम लोग चूज कर सकते हैं, अदरवाइज सवाल में अगर क्वार्टर पोल की बात ही नहीं की गई है तो फिर हम लोग को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा पोटेंशियल टर्म्स में। हाँ, डाइपोल मोमेंट अगर जीरो होता तो क्वार्टर पोल की बात होती। बात वही है, अगर आपके पास में 1,00,000 रुपए उपस्थित हैं तो आप 100 रुपए को नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपके पास में 1,00,000 ही नहीं 100 रुपए ही है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब हमारे पास मल्टीपोल में मोनोपोल मोमेंट आ रहा है तो डाइपोल की वैल्यू घट जाती है, मोनोपोल नहीं आ रहा तो डाइपोल की वैल्यू बढ़ जाएगी, डाइपोल आ रहा है तो क्वार्टरपोल की घट जाएगी, क्वार्टरपोल ऑक्टापोल की वो वैल्यू अपने आप आगे से आगे घटती हुई दिखाई देती है। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीजें हैं जो आपको थोड़ी समझनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर ऐसा है बच्चों कि अब जैसे ही मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो ये तो खैर पोटेंशियल था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग खुद भी निकाल सकते हो, पोलर सिस्टम में ही है, ठीक है ना। तो मैं अगर इसको अच्छा अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहूँ सपोज, तो देखना, सो लेट्स सी कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना, ग्रेडियंट निकालना है बस। नेगेटिव ग्रेडियंट जो होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। मतलब कहने का ये है कि हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिंपली नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल हमारे पास पोलर सिस्टम में है बेटा, तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट आएगा वो पोलर में ही आएगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं ये जानता हूँ कि पोलर में मुझे निकालना है तो माइनस तो फिर लगा हुआ, डेल अपॉन डेल आर, आर के प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा। ये सब आप मैथमेटिकल पढ़ लोगे आराम से। नॉर्मली आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज़ को बेटा कि दो होते हैं कोऑर्डिनेट, थीटा और आर पोलर सिस्टम में। डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ये तो आपको पता है कार्टेशियन में। अब एक्स वाई जेड तो है नहीं, आर थीटा है, इसलिए आर थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। बट डायमेंशन मैच करवाने के लिए तो नीचे जो है ना आर का डायमेंशन होना चाहिए मीटर में, तो ये मीटर में होना चाहिए और थीटा मीटर में होना चाहिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज द वे। अब यहाँ पे हमारे पास ये होगा कि ये पोटेंशियल जो है इसको आपको लिखना पड़ेगा, अभी लिख देंगे। तो इसमें क्या दो कंपोनेंट निकल जाएंगे, आर का मल्टीपल ई आर कहलाएगा, तो पोटेंशियल को आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है, और थीटा का मल्टीपल ई थीटा कहलाएगा। बस जो पोटेंशियल है उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है। पोटेंशियल में एक बार फिर आपको बता दूं कि क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा है। तो जब मैं इसको करूँगा, अब ये आपको छोटे बड़े आर का लफड़ा पड़ेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम बस ये है ना कि आपका आर बड़ा है, कैपिटल आर के फॉर्म में आपको दे रखा है, तो मैं डेरिवेटिव उसी फॉर्म में करूँ तो सही रहेगा, वरना आप बोलोगे सर एक तो कैपिटल है और एक स्मॉल है, ऐसे क्यों? आर आर होता है, जो संकेत उसने दे रखे हैं उस अकॉर्डिंग उस सिंबल को काम में लीजिए ना। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, वही सिंबल काम में लेना है। तो आर के रेस्पेक्ट में तो 1 अपॉन आर का हो जाएगा -2 अपॉन आर क्यूब, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस, सो 2 के क्यू एल अपॉन आर क्यूब, और दिस इज द कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, एंड अगर ये निकालना है मुझे तो वही सिंबल काम में लेंगे 1 अपॉन आर, और थीटा के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर, कोस का होगा माइनस साइन, साइन का होगा कोस, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ बन जाएगा। इनको आप ज्वाइंट करके और
एक साथ भी रख सकते हो ना, जो कंप्लीट ई आपको प्रोवाइड कर देगा वो, है ना बेटा। सो जस्ट वेट फॉर। तो देखो बच्चों, ये हुआ सवाल, आप इसको ज्वाइंट करके भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं अगला सवाल करूँ, कैलकुलेट मोनोपोल डाइपोल मोमेंट फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2, जो भी आप देना चाहो, वट एवर यू वांट टू गिव, कैलकुलेट मोनोपोल, कैलकुलेट की स्पेलिंग सही कर लेना भाई, मोनोपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट for this configuration, for this configuration, एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है बेटा, एक ना इस तरह से कुछ सिस्टम दे रखा है, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, चलो करते हैं। ओरिजिन कहीं भी ले सकते हो जहां आपकी इच्छा हो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मोनोपोल मोमेंट इसका जीरो है। देख लो, करके देख लो, सारे ही चार्जेस को ऐड कर लो, वही तो मोनोपोल मोमेंट होता है। सो लग तो ये रहा है कि मोनोपोल मोमेंट जो है, that means this will be zero, summation of qi बराबर जीरो, बिकॉज माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू बराबर जीरो आएगा। तो मतलब ओरिजिन कहीं भी चूज कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पर आपको चूज करना है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे कन्वीनियंट रहेगा चूज करना। तो ओरिजिन से हम लोग जब डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं तो सबकी डिस्टेंस चेक करनी पड़ती है। तो डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए 4 चार्जेस, चारों की डिस्टेंस ओरिजिन से लेनी पड़ती है। कि फॉर्मूला ही डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा कुछ होता है ना बेटा। तो यहाँ पर हमको पहले पहला चार्ज माइनस क्यू लेना है, दिस इज द फर्स्ट चार्ज। ओरिजिन से ये कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, अच्छा ए दे रखा है, ये ए है, सबका ए दे रखा है। तो ये ए है, तो मतलब कि ये ए पर रखा हुआ है, ए जे कैप ऊपर की तरफ। दूसरा चार्ज मैं इसको ले लेता हूँ, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की देखनी पड़ेगी बेटा। ये डिस्टेंस मेरे हिसाब से है √2 है, क्योंकि वो ए और ए है ना, तो ये और इस तरीके से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। दूसरा चार्ज प्लस क्यू और इसकी डिस्टेंस है √2 ए, और ये कंपोनेंट निकालेगा यार। अब लफड़ा है इसमें, एक्चुअली इसके कंपोनेंट आएंगे। ये डिस्टेंस जा रही है ऐसी, और ये 45 का एंगल बनाता है। ऐसा तो आपको समझ में आ गया, बिकॉज सारे के सारे डिस्टेंस सेम है ना। तो ये स्क्वायर बन रहा है ना, तो स्क्वायर में ये एंगल निकालेगा। अब इसका आई के एफ जे के एफ तो मुझे लिखने पड़ेंगे ना, तो ढंग से लिखने पड़ेंगे। एक्चुअली ये √2 है, ये 45 का एंगल है, तो √2 है 45, मतलब कोस 45। सो कॉम्पोनेंट 45 के तो बनेंगे इसके कॉम्पोनेंट, है ना। तो ये होगा कोस 45, इधर कॉम्पोनेंट कोस 45 का जाएगा, तो कोस 45 1/2 होता है, 1/2 होता है, सॉरी। सो 1/2, सो ये हो जाएगा ए अपॉन। ओहो, गुड गुड। और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ भी कॉम्पोनेंट, क्योंकि वो 45 के ऊपर बनेगा कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके कंपोनेंट डिवाइड करके और इसको लिखना चाहूँ, तो इसके दो डिस्टेंस हो गए बेटा। तो दो लिखनी पड़ेगी। पहली माइनस आई केप में है बेटा, ये पहले डिस्टेंस का है, माइनस आई केप में है, सॉरी प्लस आई केप में, इधर प्लस आई केप में जा रही है ना। तो ए अपॉन √2 जा रही है प्लस आई केप में, और दूसरी ऊपर जा रही है। ऊपर कहाँ पर है, ए अपॉन √2 में जे केप में जा रही है।
तो ये समझना पड़ता है कि आई केप जे केप में कितना कितना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। वापस काउंट करना पड़ेगा, मैं कुछ गलत तो नहीं करता। तो 45 कभी कभी ना समस्या हो जाती है। 030 cos 45 1/2 1/2। ओ माय गॉड, 1/2 नहीं होता, 1/2 होता है। I was just written wrong. सॉरी। cos 45 √2 होता है, cos 45 √2 होता है। तो √2 से √2 कट जाएगा, ये a बचेगा, ये भी a बचेगा। सॉरी, एक्चुअली cos 45 जो होता है वो √2 होता है, ना कि 1/2 होता है। तो ये √2 होगा, cos 45 1/2, तो √2 से √2 कट जाएगा तो a बचेगा। और अब लास्ट है ये वाला, ये कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है इधर की तरफ, ओरिजिन से। मेक श्योर आपको फोर्स का डायरेक्शन नहीं लगाना है गलती से भी, उल्टा मत लगा देना, हमको केवल डिस्टेंस का डायमेंशन चाहिए। अब ओरिजिन से आपका चार्ज यहाँ रखा हुआ है इस डिस्टेंस पर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, गॉट इट। तो ये डिस्टेंस है ए और ये भी आई कैप नहीं है, तो ये आई कैप और ये आई कैप तो कट जाएगा बिकॉज ये प्लस में ये माइनस में है। और ये जे केप इस जे केप से भी कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो ये तो जीरो आ रहा है। तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो आ रहा है और मोनोपोल मोमेंट भी जीरो आ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, जीरो आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो आज इतना ही करते हैं, बस थक गया थोड़ा सा, थोड़ी तबीयत अभी भी सही नहीं हुई, पर ठीक है। आपने सवाल किए, बाकी अब क्वार्टर पोल मूवमेंट के सवाल मैं आपको कल कराऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपका, ठीक है। उस समय हम क्वार्टर पोल मूवमेंट और बहुत सारे डाइपोल मूवमेंट के और तरह के सवाल भी करेंगे। तब तक थोड़ी सी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बेटा।